गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT 7 क्लास के अंतर्गत देखेंगे अध्याय 3 और अध्याय 3 संबंधित है राज्य शासन कैसे काम करता है इससे संबंधित। आपको यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है पीटी और मेन दोनों एग्जाम के लिए। इससे संबंधित प्रश्न विगत वर्ष में दैट मीन्स इस अध्याय से संबंधित प्रश्न विगत वर्ष में पीटी में भी पूछा गया है और मेन में भी पूछा गया है, दैट मीन्स मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इस चैप्टर को या इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे कि आपके दोस्तों को भी मुख्य परीक्षा और पीटी में भी फायदा हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, राज्य शासन कैसे काम करता है। बात करें राज्य शासन की तो पिछले वर्ष में यह प्रारंभ होता है इस प्रकार कि पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। अगर आप लोग 6 क्लास एनसीईआरटी का वीडियो देखे होंगे या पढ़े होंगे तो यह चैप्टर जरूर पढ़े होंगे कि 3 स्तर पर कौन कौन सा स्थानीय, राज्य और केंद्र, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा किए थे और इससे पीटी में प्रश्न पूछा भी जाता है। उस समय भी हम इस चीज को बताए थे। तो चलिए आगे, हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन सब तथ्यों को जानेंगे इसके अंतर्गत कि राज्य स्तर पर शासन कार्य कैसे चलता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। इन सब प्रश्नों का आप उत्तर जान सकेंगे और इसी तरह के प्रश्नों को मॉडिफाई कर पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, यह ध्यान में रखेंगे। और जब आप इन सारे प्रश्नों को खोज करते हैं तो आपके एक विचार में जो है अलग डायमेंशन खुलता है आपके विचार का, आप अलग तरह से सोच सकते हैं। इसलिए भी एनसीईआरटी उपयुक्त है या कहें एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है एक विचार को खोलने के लिए, जिस प्रकार की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है और पीटी में कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें भी आपको एनसीईआरटी भूमिका निभाती है। तो देखते हैं आगे, यह आगे देखेंगे कि जिम्मेदारी किसकी। इस तरह एक कहानी के माध्यम से इसको समझाया गया है। हालांकि आप कहानी पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो मुख्य एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। तो पहले देखते हैं विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। पातालपुरम की कहानी में समझाया गया है। आप शायद जिलाधीश, जिला चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र में विधायक यानी MLA से परिचित हैं? तो याद रखेंगे, जब हम MLA बोलते हैं दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर एक होता है MLC। तो MLA जो है यह भारत के
प्रत्येक राज्य में है, दैट मीन्स विधायक। लेकिन एमएलसी जो है भारत के कुछ ही राज्यों में है, दैट मीन्स उसको एक तरह से कहा जा सकता है विधान परिषद के सदस्य एमएलसी। तो क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी से हैं? कौन? तो एमएलए। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और ये भी ध्यान में रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको पीटी में पूछा जाता है। फिर भी वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब इसका उदाहरण दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे। चलिए देख लेते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र में देखिए, जिसमें दर्शाया गया है हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्रों को। ये है हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्र। आगे देखते हैं, मैप में आप देख पा रहे हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दें, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, हमने विधायक चुना। विधायक जो है यह विधानसभा का भाग रहेगा, दैट मीन्स यह विधानसभा से संबंधित रहेगा, लेकिन यह लेजिस्लेटिव का एक सदस्य होता है। दैट मीन्स ये इसका कार्य कानून बनाना है, लेकिन विधायकों में से ही आप कार्यपालिका के रूप में मंत्री और मुख्यमंत्री को चुना जाता है। जब यही विधायक, दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए 68 विधानसभा क्षेत्र है और मान लीजिए कांग्रेस को, अभी जैसे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस को मान लेते हैं कि 34 सीटें मिली हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है 50+1 सीटें मिली है। 35 रख लेते हैं या 40 रख लेते हैं। 40 सीटें जो है मिली हुई है। तो कांग्रेस का विधानसभा में विधायकों की संख्या ज़्यादा है, अतः कांग्रेस से ही एक कार्यपालिका के रूप में मंत्री और मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और यह मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यपालिका के रूप में होगी, जबकि यही विधायक किसके रूप में है? तो विधायिका के रूप में है। यह विधान बनाती है, कानून बनाती है। यहाँ आप क्लियर कट इस चीज को समझ लें कि भारत में वह प्रणाली है जो कि हम लोग चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्य को, जैसे राज्य में चुनते हैं विधायक को, केंद्र में चुनते हैं संसद को, लेकिन राज्य में यही विधायिका के विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं और केंद्र में
सांसद जो कि लोकसभा का सदस्य होता है वह आगे प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा से मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, वहीं विधानसभा में विधायकों में से बन सकता है मंत्री और मुख्यमंत्री। और जिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है उसमें विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये आप लोग क्लियर कट अपने समझ को कर लीजिए डेवलप की कार्यपालिका का प्रमुख विधायक ही चुनता है और वह विधायक कार्यपालिका का मुख्यमंत्री के रूप में चुनता है, जो कि जिसका जो है विधानसभा में बहुमत हो। यही यहाँ पर समझाया गया है। इस कंसेप्ट को आप लोग समझ जाएं। बहुतों को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार जो है हम चुने तो विधायक को, लेकिन कैसे बन गया है कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान जो है वह सचिव नहीं अपितु राज्यपाल और मुख्य मंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है, जबकि कार्यकारिणी कार्यपालिका का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। आगे देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल बन गए। तो ये 17 की बात का बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वर्तमान में वहां पर कांग्रेस की सरकार है। आगे देखते हैं, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई भी विरोधी दल वही बनेगा जो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हो। राज्य में केंद्र की बात करें या लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा जिसका लोकसभा का सदस्य हो। आगे देखते हैं, विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। यह आपको इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और ऊपर जो बता चुके हैं एमएलसी या विधायक का कैसे चुनाव होता है और कैसे बनता है, यह भी आप नोट डाउन कर सकते हैं एरो देकर। तो मुख्यमंत्री इस प्रकार बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। और वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि मंत्रियों का चयन कौन करता है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को कौन बना रहा है, तो सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेताओं का चुनाव कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट को समझें एक बार। अगर जो आप विधानसभा का समझ जाएंगे तो लोकसभा का भी समझ जाएंगे, या लोकसभा का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो विधानसभा का भी समझ जाएंगे, किस प्रकार विधायक और कार्यपालिका का भारत में चुनाव होता है। जबकि एक उदाहरण देते हैं आपको यूएसए का। यूएसए में कार्यपालिका का चुनाव अलग होता है और विधायिका का अलग होता है। दैट मीन्स जो वहाँ की संसद है, वहाँ की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि
यूएसए के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग संसद बोलते हैं या पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। तो कांग्रेस के सदस्य जो कि कानून बनाती है उसका चुनाव अलग होता है, जबकि कार्यपालिका का प्रमुख वहाँ राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का प्रमुख वहाँ राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का अलग चुनाव होता है। फिर राष्ट्रपति जो है अपना मंत्री, सलाहकार इस तरह का नियुक्त करता है विभिन्न, जो कि आप लोग आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, यह समझ अभी ही विकसित कर लें। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेवारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब हम विधायक का चुनाव करते हैं, वही विधायकों में से मंत्री बनता है और मुख्यमंत्री बनता है। तो इस तरह क्या होता है कि जब वो कोई विधायक विधानसभा भवन में बैठता है तो वह विधायक के रूप में बैठता है, लेकिन जब वही विधायक अगर उसको मंत्री बनाया गया है और वह अपने विभाग में बैठता है तो वह कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में बैठता है। इसको ऐसे भी समझें आप, एक विधायक अगर विधानसभा में बैठा है, मुख्यमंत्री ही, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, यह अगर जो बैठ रहा है विधायिका के रूप में, विधानसभा में बैठ रहा है, तो वो एक विधायक के रूप में बैठ रहा है। हालांकि वहीं पर जब हम देखेंगे, जब वह मुख्यमंत्री के विभाग में बैठता है तो वह एज ए कार्यपालिका के सदस्य के रूप में बैठता है। तो ये आप लोग क्लियर कट कर लेंगे यहाँ पर ही। तो एक विधायक की दोहरी जिम्मेवारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब हम लोग विधानसभा में एक बहस, यह आपको चैप्टर मुख्य परीक्षा मेन में काम देगा, तो यह आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको अगर सही से सुनेंगे तो आपको हो सकता है यहीं पर याद रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विधानसभा में बहस कैसे होता है और इसको एक जो है उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्याओं पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को किस संबंध में क्या करना चाहिए। तो आपको यह पैराग्राफ से यह समझ में आ गया होगा कि एक विधायक जो है विधानसभा में क्या क्या कर सकता है। तो बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकता है, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकता है या सुझाव दे सकता है सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यह मंत्री जो उत्तर देता है प्रश्न के रूप में एज ए कार्यपालिका उत्तर देता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों
को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते एवं पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। इन पैराग्राफों के बारे में भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको पीटी में भी पूछा जा सकता है। अब आपको यह बता दें कि कैसे विधेयक पास होता है। तो विधेयक में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से विभिन्न चरण होता है। तो पहले विधायक का पहला देख लेते हैं। ये अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाइए। विधायक जो है एक प्रश्न पूछ रहा है। वहीं दूसरा विधायक यह प्रश्न पूछता है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पताल की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले रही है। तो यह विधायक पूछता है फिर स्वास्थ्य मंत्री से। फिर तीसरा विधायक पूछता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। तो इस तरह विधायक तीसरा पूछता है। फिर चौथा और 5वां विधायक इसी तरह का प्रश्न छठा विधायक पूछता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि उपरोक्त भाग में विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह आप लोग स्टेटमेंट या यह लाइन लिख लेंगे, यह इम्पोर्टेंट है कि विधायिका सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होती है। इसको आपको पीटी में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायनों में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारिणी हिस्सों को कम करने का अधिकार देते हैं, फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा। इन्हीं में से कार्यपालिका प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऊपर भी इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब हम लोग शासन की कार्यप्रणाली को देखते हैं कि शासन कार्यप्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अन्य माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने से थोड़ी
इस समय बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं और विभिन्न समाचार प्रतिनिधियों की वहां पर संख्या रहती है। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं। इस प्रेस वार्ता से अखबार के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ में यह एक रिपोर्ट के रूप में देखी गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पे गए और उन्होंने परिवार से भेंट की। तो इस तरह जो है आप देखेंगे जो विधायक प्रश्न उत्तर करते हैं विधानसभा में भी उसके बारे में चर्चा होती है और बाद में प्रेस के माध्यम से भी उसकी जानकारी दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर पेपर का एक भाग के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद जो है फिर जांच होती है, जांच समिति गठित की जाती है और विभिन्न मुद्दों पे जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित, सफाई से संबंधित, तो यहाँ सफाई की बात हो रही है तो जांच समिति गठित की जाती है जो सफाई सुविधाओं के लिए जिलों की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्रों में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अन्य समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोग को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून का भी निर्माण या निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश में कानून संसद बनाता है, जबकि विधानसभा जब कोई कानून बनाता है तो वह उस राज्य के लिए ही सिर्फ उपयुक्त होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, इसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो ये था आज का आपको NCERT 7 क्लास का, जिसके बारे में आप को मुख्य परीक्षा और पीटी दोनों में जो है पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे जो है प्रश्न उत्तर दिया गया है जो कि 7 क्लास के बच्चों के लिए है। तो वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।